हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ, या यूं कहे फरवरी महीने का सबसे पहला आईपीओ, जो कि 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, फिर थोड़ा बहुत लिस्टिंग का अंदाजा होगा, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भाई ये कंपनी जो है एआई पर काम करती है, और बजट के अंदर एआई पर काफी फोकस हुआ है। तो इस कारण भी हो सकता है जो अभी ग्रे मार्केट के अंदर हमें उछाल देखने को मिल रहा हो, तभी थोड़ा ट्रैप नहीं होना है, थोड़ा वेट भी हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो अभी शुरुआती तौर पे तो 20 से 25% के बीच में बता रहा था। अभी आप मान के चले 15 से 20% की रेंज के अंदर चल रहा है। बट अभी एक्चुअल जो फिगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 15% के आसपास 160 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब डिमांड ठीक है, अभी खराब नहीं है, थोड़ा हमें अभी वेट करना चाहिए। अभी जो भी इंडिया यूएस की जो डील हुई है उसका भी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी यूएस बेस्ड भी है, मतलब इसके क्लाइंट जो है ज़्यादातर यूएस के हैं। तो थोड़ा सा वेट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रंप कभी भी अपने बयान से बदल सकते हैं। तो कुछ मतलब जो जीएमपी पर इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। फिर एंकर लिस्ट वगैरह जब आएगी तब डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो सन 2000 के अंदर लगभग इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अभी देखा जाए तो 26 साल हो गए हैं, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है अपने ही सेक्टर के अंदर। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स कंपनी को अगर देखें तो ये ग्लोबल एआई कंपनी, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, और डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करती है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जहां ग्लोबली चलती है, उनको डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में मदद करती है। मतलब इसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं और एआई रिलेटेड टूल्स आते हैं, जिससे क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर को हेल्प मिलती है। जैसे इसके पास कई सारे एआई प्लेटफॉर्म्स भी है जो कि अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं। जैसे रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, भाई रिटेल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि भाई इन्वेंट्री, पीछे कितना सामान बचा है, करा है, वो सारा पूरा डिटेल्स। फिर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर काम आता है, उसके अंदर जो वही फ्रॉड वगैरह होता है वो डिटेक्ट करने के अंदर, कोई फ्रॉड चीज़ें हो रही होती है तो उनको रोकने के लिए सारी चीज़ें काम आती है। फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सेल सर्विस वगैरह बढ़ाना हो, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर, और भी कई सारे सेक्टर्स के अंदर इसके जो एआई टूल्स हैं, एआई काम आता है, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी कह सकते हैं। और 4 इसके जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई क्या होता है, जो इमेज जनरेट कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। जो अभी अगर देखा जाए जनरेटिव एआई के हिसाब से, इसके अभी जो कंपटीटर्स हैं उनकी किसी के पास भी जनरेटिव एआई नहीं है, तो ये इसके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाता है। कस्टमर बेस की बात करें तो उसकी जो क्लाइंट्स हैं, फॉर्च्यून 500 में जो कंपनियां शामिल है, फॉर्च्यून 500 जो यूएस की कंपनियां होती है, टॉप 500 जो कंपनियां होती है कमाई के हिसाब से, तो वो इसकी क्लाइंट बेस के अंदर शामिल है। जैसे बड़े क्लाइंट्स की बात करें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पीएनजी, सिटी बैंक, नेस्ले, फिलिप्स, इस तरह की कई सारी कंपनियां शामिल है। और रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करें तो ज्यादातर जो रेवेन्यू है, 65% रेवेन्यू लगभग यूएसए अकेली कंट्री से आता है, मतलब यूएस इसका बड़ा खरीदार है। तो एक चीज़ ये कि अभी इंडिया यूएस की डील भी हुई है, तो ये थोड़ा इसके लिए अभी तक बेनिफिशियल है, जब तक अभी नहीं ट्रंप अपने कोई नए बयान से बदलते नहीं, या नया बयान नहीं आता है तब तक। बाकी जो अदर 35% रेवेन्यू यूरोप, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से आता है। मतलब जो सारा रेवेन्यू है आप यूँ मान के चलिए इंडिया से बाहर का ही है, क्योंकि इंडिया में ऐसी जो आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कंपनी का काम तो अच्छा नजर आ रहा है, एआई पर बेस्ड है, ये फ्यूचर तो है, ठीक है, डेटा वगैरह पर काम करती है। बट आगे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं उस पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। और बाकी दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमारे रील्स वगैरह आपको मिलती रहती है, तो वहां पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो देखिए, फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए, और सितंबर 2025, मतलब जो FY26 जिसको बोलते हैं, उसका आधा साल का दे रखा है। तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ तो है, बट 2024 के अंदर ही कंपनी लॉस के अंदर थी, 54 करोड़ रुपए का लॉस था। हालांकि कंपनी ने आरएचपी में मेंशन किया इसकी ग्लोबल टीम बनाने में, और जो एम्प्लॉयज है उनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई हो गया था।
इस कारण इनको लॉस देखने को मिला। और ये थोड़ा गेट डेवलप कर रही कंपनी को आगे, और एआई मॉडल्स डेवलप कर रही, जिसके कारण इसके लॉसेस आगे 2024 के अंदर। जैसे कुछ डेट भी लिया था और भी डेट का ब्याज भी बढ़ना पड़ता है, इंटरेस्ट, तो ये कारण बताए हैं। बाकी 2025 में वापस प्रॉफिट के अंदर आ गई, ये अच्छी बात है। बट अगर मार्जिन निकाले तो 2023 के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन थे 9.5%, 2024 में लॉस के अंदर आ गई, 2025 में 7.8%, जो कि थोड़े से कम हो गए। और अभी 6 महीनों का देखें तो 4.4% के आसपास है, बहुत कम हो गए। तो प्रॉफिट मार्जिन पर इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ाने पड़ेंगे। बाकी नेट वर्थ में अंदर ग्रोथ है साल दर साल, रिजर्व्स इसके अंदर भी ग्रोथ है, 1965 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। बोरोइंग्स देखा जाए तो ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, ठीक ठीक बोरोइंग्स है, 275 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग मान के चल सकते हैं। बदले में एक अच्छी बात यह कि आईपीओ के पैसे से 265 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर ये काम में ले रही है। मतलब आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। और अभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो अगर निकाले तो 0.2 के आसपास का निकल कर आता है, मतलब जो कि ज्यादा नहीं है देखा जाए तो इस मामले में देखा जाए फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है। 2024 में हल्का सा डिप था लॉस का, बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, आईपीओ के बाद और अच्छे हो सकते हैं। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.6%, जो कि थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। और इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो कि वैल्यूएशंस के लिए बढ़िया पैरामीटर है, तो 65 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है प्री आईपीओ अगर देखें, और पोस्ट आईपीओ के बाद देखें तो 109 का है। तो मतलब जो पी वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशन हायर साइड ही नजर आती है, और प्राइस बैंड भी देखे तो थोड़ा हायर साइड ही नजर आता है। बाकी प्राइस टू बुक वो देखें तो 8.65 का है, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी थोड़ा हायर साइड में ही नजर आ रहा है। बाकी कोई लिस्टेड पेयर्स नहीं है अभी एआई रिलेटेड, बाकी होता तो हम उससे कंपेयर भी करते। अभी का देखा जाए पी वाइज प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस हायर साइड ही नजर आ रही है, मतलब सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा, और ये फेस वैल्यू 1 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है 857 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच में, 857 रुपीज से लेकर 900 रुपीज के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 16 मतलब 16 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज 2833.9 करोड़, मतलब 2834 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इश्यू साइज है, बड़ा इश्यू साइज है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1023 करोड़ रुपए के। फ्रेश इश्यू का काफी अच्छा उपयोग कर रही है, अपना डेट पे करेगी, कुछ इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप वगैरह परचेज कर रही है, और अपनी ऑफिसेस कुछ लगाएगी इंडिया के अंदर भी। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी 350 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च करने वाली है, ये भी अच्छी बात है। तो मतलब फ्रेश इश्यू का एक अच्छा उपयोग हो रहा है। OFS है 1810 करोड़ रुपए के आसपास का, इसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सेल करेंगे। अभी प्रमोटर की हिस्सेदारी 18.18% के आसपास की है। आईपीओ के बाद रह जाएगी 16.98%, लगभग 17% के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा कम है, आईपीओ से पहले भी कम है, आईपीओ के बाद भी कम है। तो जनरली मुझे प्रमोटर जिसकी होल्डिंग कम होती है वो कंपनियां थोड़ी सी कम पसंद आती है। उसका रीज़न ये है कि भाई कोई कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, कंपनी का मालिक 1 या 2 होते हैं, ठीक है, तो उनके पास जो ये प्रमोटर्स होते हैं, मालिक कंपनी वही चलाते हैं, उनका ही विजन होता है, ठीक है ना, ठीक है, टीम वर्क तो होता ही है, बट विजन मेन जो लीडरशिप वो काम आती है। तो इनकी हिस्सेदारी अगर कम होगी तो ये क्या है कि थोड़ा इफेक्ट डालता है। प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम 50% से लेकर 70% के बीच में होनी चाहिए, मिनिमम, ताकि क्या है कि वो अपने फैसले आराम से ले सके, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। तो ये बड़ा नेगेटिव हो जाता है। बाकी मार्केट कैप अप्रॉक्स बनेगा 15,000 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर आएगी, बट ज्यादा छोटी नहीं है तो ज्यादा रिस्क वाली बात नजर नहीं आ रही। बाकी रिटेल पोर्शन 10% का होगा। लिस्टिंग डेट है 16 फरवरी को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करे, नहीं करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज शेयर, सेल्स पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं, और अभी की कंडीशन में डिमांड क्या है वही देखते हैं। तो इसके भरोसे आपको नहीं रहना, ना ही इसके भरोसे डिसीजन बनाना है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी जीएमपी करीब मान के चलिए 15 से 20% के बीच में मूव हो रही है। तो जीएमपी में पूरा अभी 1 पॉइंट देना चाहूंगा, ठीक है। वैल्यूएशंस देखा जाए, वैल्यूएशंस हायर साइड है, मतलब सस्ती नजर नहीं आ रही है, तो वैल्यूएशंस में अभी मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है। बाकी जीएमबी अगर अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन भी हल्का फुल्का मिल सकता है। तो इसकी जो रेटिंग मुझे लगता है बन सकती है न्यूट्रल से लेकर रिस्क फ्री के बीच में, मतलब अगर आने वाले टाइम में एंकर लिस्ट वगैरह आती है तो। बाकी अगर जीएमपी के अंदर अगर गिरावट देखने को मिली तो हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट आगे पीछे हो। बाकी न्यूट्रल जैसी कंपनी नजर आ रही है
इतनी मतलब ज्यादा रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, यूनिक है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर नजर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है कंपनी, ये फ्यूचर ही है। फाइनेंशियल्स देखें तो 2024 को अगर छोड़ दे तो बाकी फाइनेंशियल्स एक अच्छे नजर आ रहे हैं, और आईपीओ के बाद ये डेट फ्री हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, और फ्रेश इशू का ये अच्छा उपयोग कर रही है। और जो अभी यूएस के अंदर इसका ज्यादातर रेवेन्यू 65% का यूएस से आता है, तो अभी इंडिया यूएस डील हुई है, उसका थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बट एक ही चीज है कि ट्रंप अपने बयान से बदले ना, कुछ उल्टा पुल्टा ना जाए, क्योंकि अभी ट्रंप का आप देखिए कुछ भरोसा तो है नहीं, वो कभी भी पलट सकते हैं। बाकी इसका कस्टमर बेस अच्छा है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में पहली बात तो ये कि वैल्यूएशंस थोड़ी हायर साइड है, थोड़ी महंगी नजर आ रही है, सस्ती नजर नहीं आ रही। दूसरी चीज ये है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा कम है, ये भी नेगेटिव लगा मुझे। आईपीओ के बाद सिर्फ 17% के आसपास की ही प्रमोटर की हिस्सेदारी रहेगी, बाकी प्रॉफिट मार्जिन्स पर कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा, ये थोड़ा नेगेटिव लगा मुझे। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन है कि कंपनी सही लग रही है, ज्यादा इतनी कोई रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही कि इसके अंदर ज्यादा कोई रिस्क पॉइंट्स हो। आईपीओ के बाद डेट फ्री होना ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। थोड़ा बस प्रॉफिट मार्जिन्स पर ध्यान देना पड़ेगा, और ये जो ग्रोथ कर रही है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर उसको थोड़ा कंटिन्यू रखे तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। खराब नहीं है, ज्यादा रिस्की नहीं है। रिस्क पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए, एक तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ये थोड़ा बड़ा रिस्क पॉइंट है। बाकी वैल्यूएशंस थोड़ी हायर साइड है, आजकल की कंपनियां वैल्यूएशंस तो महंगी ही देती है, वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, और प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी और रहती तो थोड़ा विश्वास जगता लोगों को। बाकी ओवरऑल ज़्यादा रिस्क पॉइंट्स नहीं है, ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मुझे थोड़ी ठीक लगी, बट देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर पर्सनली मैं जाऊँ तो मैं जनरली थोड़ी ऐसी सेफ कंपनियां होती है जो सारे पैरामीटर्स लगभग पूरी करती है, जो चेकलिस्ट होती है हमारी, तो लगभग 80-90% की चेकलिस्ट को अगर पूरा कर दे तो ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग का पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, वैल्यूएशंस का पॉइंट तो ठीक है, वो बाद में जस्टिफाई हो जाएगा अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो। बट वैल्यूएशंस के अलावा जो प्रमोटर वाला पॉइंट है वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। इस कारण मैं इसको लॉन्ग टर्म में तो अगर मुझे मिलता है तो मैं नहीं रखूंगा, मैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से इसके अंदर सोचूंगा, या थोड़े बहुत शेयर देखने के लिए रखूंगा। जैसे मान लो मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, बाकी मतलब अपना बेसिक अमाउंट निकाले, प्रॉफिट वाले शेयर मैं रखूंगा। इस तरह की मेरी लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। अगर मैंने होल्ड भी किया तो मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, मतलब ज़्यादा इसके अंदर रिस्क मैं नहीं लूंगा, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग कम है। बाकी कुछ मतलब देखा जाए तो यूएस के अंदर ज़्यादा बिजनेस है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है थोड़ा सा रिस्क में डालते हैं, ये चीज़ है। मैं लॉन्ग टर्म में अपने जनरली ऐसी रखनी चाहिए कंपनियां जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे हो, मतलब बेसिक पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, ये चीज़ है। तो अब आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली मेरी तरफ से कोई अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।